आप में से कई लोग होंगे जो कैंपिंग या ट्रैकिंग का शौक रखते होंगे। कई लोग कर चुके होंगे और कई लोग भविष्य में प्लान बना रहे होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी कैंपिंग या ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, लेकिन वहां आपके साथ कुछ अजीबोगरीब घटित होता है और वो इतना खौफनाक होता है कि आपके जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, भारत के जंगलों की आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको अमेरिका के जंगलों की कुछ ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए सुनते हैं इन कहानियों को। 2015 में मेरी पत्नी और मैं और हमारे दोस्त जैक और टैबी कई हफ्तों से इस हाइक की ट्रिप की योजना बना रहे थे। हम सब साथ में काम करते थे और एक ही समय पर लंबा वीकेंड मिलना बहुत दुर्लभ था, क्योंकि हमारे काम बहुत अलग अलग थे। लेकिन जब आखिरकार वो मौका मिला तो हमने उस मौके को जाने नहीं दिया। योजना थी कि हम शनिवार सुबह जल्दी निकलेंगे और पूरे दिन जंगल की सैर करेंगे। हमने एक ट्रेल चुना था जो शानदार दृश्य देने का वादा करता था और हम सब दुनिया से कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट होने के लिए बेताब थे। ट्रेल के स्टार्टिंग पॉइंट तक की ड्राइव बहुत शांतिपूर्ण थी। सूरज बस उगने लगा था, इसलिए पूरी यात्रा में एक बहुत ही सुंदर नारंगी रंग का आसमान था। हम लोग हंस रहे थे, एक दूसरे के साथ कहानियां साझा कर रहे थे और इस शुरुआत का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे ही हम ट्रेल के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे, हमारी उत्सुकता एक झटके में खत्म हो गई। आसमान में तुरंत अंधेरा हो गया और कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि आप अपने सामने कुछ देख भी नहीं सकते थे। हमने सोचा कि शायद ये बस एक गुजरने वाली बौछार होगी और कार में इंतजार करने का फैसला किया। हम ऑलरेडी वहां तक ड्राइव कर चुके थे, इसलिए अब वापस मुड़ने का कोई सवाल नहीं था। बारिश कार की छत पर जोर से गिर रही थी और हमारी सांसों से खिड़कियां धुंधली हो गई थी। ये वो शुरुआत नहीं थी जिसकी हमने कल्पना की थी, लेकिन हम इसे हर हाल में बेहतर बनाना चाहते थे। करीब 20 मिनट बाद बारिश धीमी पड़ गई, लेकिन अपने पीछे बहुत धुंधला और बादलों से ढका हुआ दिन छोड़ गई। हमने इस पर बहस की कि क्या हमें हाइक जारी रखनी चाहिए, लेकिन ट्रेल हमें पुकार रहा था और हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने अपना सामान उठाया और ट्रेल पर निकल पड़े। हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि फिर से बारिश शुरू हो गई, इस बार और भी तेज। ऐसा लगा जैसे कोई बादल फट गया हो और हम कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से भीग गए। हम हंसते हुए और गालियां देते हुए वापस कार की ओर भागे, बारिश से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए। लेकिन जब हम कार तक पहुंचे तो हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमें वहीं रोक दिया। मेरी कार के पास एक युवा महिला खड़ी थी। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके कपड़े उसके पतले शरीर से चिपक रहे थे। ऐसा लग रहा था वो बड़ी मुसीबत में थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसका चेहरा गंदगी से भरा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं बारिश की वजह से भ्रमित हो रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो वाकई में असली थी और ठीक मेरे कार के बगल में खड़ी थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो कार की खिड़कियों में झांक रही थी। बिना सोचे समझे मैं चिल्लाया, अरे मेरी कार से दूर हो जाओ। ये शायद डर के कारण था या कुछ और। मुझे ये सही प्रतिक्रिया लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सही नहीं है। लेकिन वो महिला वहां से बिल्कुल भी नहीं हिली। वो बस वहां खड़ी रही, हमें अपनी आंखों से घूरती रही। उसकी नजरें वैसी ही थीं जैसे एक हिरन की होती हैं जब वो जंगल के बीच बिना हिले डुले खड़ा रहता है, एक मूर्ति की तरह। मैं फिर से और कुछ चिल्लाने वाला था कि मेरी पत्नी ने मुझे पीछे खींच लिया और बहुत चिंतित आवाज में मुझे रुकने को और इंतजार करने को कहा। उसने यहाँ तक कहा कि शायद वो महिला घायल लग रही है।
जैक और टैबी भी चुप थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि करना क्या है। मैं इस अजनबी को अपनी कार में नहीं आने देना चाहता था, लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि शायद वो किसी गंभीर संकट में हो। मेरे फैसले के खिलाफ हम सब लोग कार में बैठ गए। महिला सामने की सीट के पीछे बैठ गई और मेरी पत्नी पीछे की सीट के बीच में बैठ गई। उसे आराम देने की कोशिश कर रही थी। कार में अब काफ़ी भीड़ हो गई थी और खिड़कियां फिर से हमारी सांसों से धुंधली हो गई थी। मैं कार में तनाव महसूस कर सकता था। ये मज़ेदार हाइकिंग ट्रिप अब अचानक से एक अजीब और संभावित रूप से घायल महिला के साथ डील करने की स्थिति में बदल गई थी, और वो भी कहीं बीच जंगल में। उस महिला ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट कुछ भी नहीं कहा। वो बस वहाँ बैठी थी, कांप रही थी और सीधे आगे देख रही थी। मेरी पत्नी को लगा कि शायद वो किसी सदमे में थी। उस महिला के चेहरे से मेकअप बह रहा था और ये बताना मुश्किल था कि वो बारिश की वजह से था या वो रो रही थी। हमने उससे पूछा कि वो कहाँ से आई है और उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बार बार रिव्यू मिरर में उसकी ओर देख रहा था, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस एक खाली सा चेहरा दिख रहा था। जैक ने सुझाव दिया कि हमें उसे पास के गैस स्टेशन पर ले जाना चाहिए और मदद के लिए कॉल करनी चाहिए, और हम सब सहमत हो गए। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं था, इसलिए ये हमारा सबसे अच्छा विकल्प था। मैंने कार स्टार्ट की और हम उस कीचड़ भरी सड़क पर चल पड़े। विंडशील्ड वाइपर लगातार बारिश को हटाने के लिए काम कर रहे थे। अब मैं ये बात बाद में आसानी से कह सकता हूँ, लेकिन उस समय मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा था। मुझे पता था ये एक तनावपूर्ण स्थिति थी और मुझे उस वक्त कुछ भी सही नहीं लग रहा था। ये महिला अचानक से कहीं से प्रकट हुई थी। उसकी चुप्पी और ठंड या बारिश से उसका घबराना, यही बात मुझे परेशान कर रही थी। मुझे ये साफ लग रहा था कि इस महिला के साथ कुछ तो समस्या थी, लेकिन ये बताना मुश्किल था कि वो खतरनाक थी या बस किसी चीज़ से बुरी तरह से डरी हुई थी। हम गैस स्टेशन से लगभग 2 मिनट की दूरी पर थे कि तभी उस महिला ने अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया, और ये कोई हल्की चीख नहीं थी, बल्कि एक तेज़, गहरी और खौफनाक चीख थी, जिसने मुझे इतना डरा दिया कि मैंने कार से नियंत्रण खो दिया। वो पीछे की सीट पर इधर उधर झूमने लगी, खिड़कियों और सीटों पर जोर जोर से हाथ मारने लगी, जिससे मुझे कार को वापस रास्ते पर लाने में मुश्किल हो रही थी। मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा था कि कार को सड़क पर बनाए रखूं, लेकिन सड़क फिसलन भरी थी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कार सड़क से फिसलकर एक खड्डे में जा गिरी। अब हमारी कार अचानक से रुक गई थी और एक पल के लिए हर तरफ सिर्फ बारिश की आवाज़ के अलावा सब कुछ शांत था। हम सब अपनी सांसें रोककर बस समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी हुआ क्या था। लेकिन तभी वो महिला ठहाके मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही अजीब थी। मेरे सिर पर हल्की सी चोट आई थी क्योंकि मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया था, लेकिन बाकी सब शारीरिक रूप से ठीक था। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, जैक ने उस महिला की ओर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? तुम पागल हो क्या? तभी महिला की पागल हंसी अचानक बंद हो गई। उसने अपनी कमीज के अंदर से एक छोटा सा चाकू निकाला, जो शायद एक बॉक्स कटर था। उसने अपनी बाईं कोहनी मेरी पत्नी की गर्दन में फंसाई और दाहिने हाथ से चाकू टैबी की गर्दन पर लगा दिया, और फिर वो बोली, मुझे अपना सारा पैसा दे दो, अभी के अभी। इस डरावनी स्थिति का सबसे खौफनाक हिस्सा ये था कि उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी। हम में से किसी ने विरोध नहीं किया। हम सब ने जो भी पैसे और कीमती चीज़ें थीं उसके सामने फेंक दी, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मेरी पत्नी रोने लगी। जैक भी अपने दांत भींचकर गुस्से में बड़बड़ा रहा था, और मैं बस कोशिश कर रहा था कि सभी के लिए हिम्मत बनाए रखूं। उस महिला ने सारे पैसे उठाए, कार का दरवाज़ा खोला और बिना पीछे देखे बारिश में भाग गई। हम बस वहीं चुपचाप बैठे रहे।
केवल पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था और कुछ सेकंड बाद मैंने कार फिर से स्टार्ट की। मेरी पत्नी ने दरवाज़ा बंद किया और हमने गैस स्टेशन तक का बाकी का सफ़र तय किया। हमने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दी, लेकिन तब तक वो पागल महिला बहुत दूर जा चुकी थी। पुलिस ने हमारे बयान लिए, लेकिन ये साफ था उन्हें इस महिला के मिलने की उम्मीद नहीं थी। आज तक मुझे ये नहीं पता कि वो महिला कौन थी या कहाँ से आई थी। मैंने सोचा शायद वो किसी नशे की लत की शिकार थी या कोई और थी। मैंने उस इलाके में अपराधों के बारे में काफ़ी समय तक जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो इस घटना से मेल खाता हो। मुझे बस इतना पता है कि हम उस स्थिति से जीवित बाहर निकलने के लिए बहुत भाग्यशाली थे। ये मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे अनुभवों में से एक था, और भले ही मैं शारीरिक रूप से सुरक्षित बाहर आ गया, मैं आज भी इसके बारे में सोचता हूँ और ये जानकर मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं वो पागल महिला शायद किसी और को भी अपना शिकार बना रही होगी। ये घटना करीब 8 साल पहले की है। मैं नामों को गुप्त रखने के लिए बदल रहा हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और इस कहानी में हम उसे कैसी कहेंगे। उस समय हम 4 साल से साथ में थे। हम दोनों को बाहर का वातावरण बहुत पसंद था, चाहे वो हाइकिंग हो, फिशिंग हो, पिकनिक हो या आप कोई भी नाम लो, हमें ये सब चीज़ें पसंद थीं। हम अक्सर किसी भी पार्क में ड्राइव पर जाते थे और बस वहाँ जाकर घूमते थे। एक शनिवार की सुबह हमने हाइक पर जाने का फैसला किया। ये हमारे लिए एक लंबी ड्राइव थी, इसलिए मैंने हमारा कैंपिंग गियर भी साथ ले लिया, ताकि अगर हम कैंप करने का मन बनाए या कार में सोने का, तो हमारे पास वो सब सुविधा हो। मौसम के हिसाब से हो सकता था कि हम वापस घर ड्राइव करके आ जाएं, क्योंकि बारिश में सोने का मन किसी का नहीं करता, चाहे वो कार के अंदर ही क्यों ना हो। हाइक की शुरुआत शांत और सुखद थी। पानी की बहती धारा, पक्षियों की चहचहाहट, कीड़े मकोड़े और अन्य जंगल के जानवरों की आवाज़ें, यही हमें बाहर की दुनिया से खींच लाती थीं। ये हमें रोज़मर्रा की भागदौड़ से निकलकर मानसिक शांति पाने और दिमाग को साफ रखने का मौका देती थीं। हम ज़्यादातर समय अपने भविष्य के बारे में बातें करते थे। हमारी शादी कैसी होगी, किस तरह के एरिया में हम रहना चाहते हैं, हमारा घर कैसा होगा और जीवन के अगले अध्याय में हम क्या क्या करेंगे। हम अपने सपनों के बारे में बात करते रहते थे, जैसे कि हम अपना घर कहाँ बनाएंगे और किस जगह पर घूमने जाया करेंगे। समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता था हमारी सबसे अच्छी बातचीत तब होती थी जब हम हाइक कर रहे होते थे। अब जैसे जैसे हम जंगल के अंदर और गहरे जाते जा रहे थे, मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की शांत आवाज़ें बदल गई हों। जानवरों की आवाज़ें पहली जैसी नहीं लग रही थीं, और वो पानी जो हम पीछे छोड़ चुके थे, वो अब मुझे किसी फुसफुसाहट की जैसा सुनाई दे रहा था। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है और कोई मेरे ध्यान को खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और जो भी बातचीत हो रही थी उसमें लौट आया। एकदम से मुझे थकान महसूस होने लगी। मैंने कैसी से पूछा कि क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे रुकने की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी, और मैंने सोचा कि शायद आज मैंने पर्याप्त पानी नहीं पिया था, इसलिए मैं डिहाइड्रेट हो गया था। ब्रेक के बाद मैंने कैसी के मूड और व्यवहार में एक बदलाव देखा। वो सामान्य से ज़्यादा शांत और चिड़चिड़ी लग रही थी। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और सोचा कि शायद वो भी थकी हुई थी, और मैंने अपनी बातचीत शुरू करने की कोशिश की ताकि उसका थोड़ा मूड ठीक हो सके। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी चिड़चिड़ाहट गुस्से में बदल गई। अब हर बात का जवाब वो ताने मारकर या रूड कमेंट्स में दे रही थी। पहले तो मैंने मजाक समझा, लेकिन जल्दी ही मुझे समझ आ गया कि वो मजाक नहीं कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वो वापस जाना चाहती है या थोड़ी देर के लिए रुकना चाहती है या बस चुपचाप आगे बढ़ना चाहती है, किसी तरह से ये जानने के लिए कि मैं स्थिति को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।
उसकी तरफ से एकदम चुप्पी छा गई थी। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जिससे वो नाराज हो गई हो, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। जैसे ही हम उस जगह पर पहुंचे जहां हमें पहुंचना था, कैसी अचानक से वायलेंट हो गई और बहुत तेज से चीखने लगी। चीखते चीखते अब वो रोने लगी। जब मैंने उससे पूछा कि उसे क्या हो रहा है, तो उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, बल्कि उसका एक हाथ मेरे सिर से टकराया जिससे मेरे चश्मे गिर गए। अब मैं बिना चश्मे के लगभग अंधा था, तो मुझे तुरंत अपने चश्मे खोजने की जरूरत थी, वरना मुझे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी केसी का सामान्य व्यवहार नहीं था। वो कभी भी इस तरह की अस्थिर इंसान नहीं थी। मैं जमीन पर पैनिक में अपने चश्मे ढूंढ रहा था और कैसी अब इधर उधर भाग रही थी, चीख रही थी, रो रही थी। शुक्र है मैंने जल्दी से अपने चश्मे ढूंढ लिए और मैं उसके पीछे भागा। मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो अब बड़ी ही अजीब हालत में लग रही थी। उसकी आंखें धुंधली नहीं थी, लेकिन वो बहुत अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गई है। मुझे पता है ये अजीब लग सकता है, लेकिन यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे मैं इस बात को समझा सकता हूँ। इस समय उसने चीखना बंद कर दिया था और मुझसे हिंसक व्यवहार भी बंद कर दिया था। मैंने उसे बैठाया और थोड़ा पानी पिलाया। वो अब भी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, लेकिन पहले से थोड़ी शांत लग रही थी। जब मुझे यकीन हो गया कि वो अब चल सकती है, तो हमने वापस कार की ओर लौटना शुरू किया। जैसे जैसे हम उस जगह से दूर होते गए, उसका व्यवहार फिर से सामान्य होने लगा। अब वो मुझसे बातें कर रही थी और पूछ रही थी कि हम इतना जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं। मैंने उसे जब पूरी बात बताई तो उसने कहा उसे कुछ भी याद नहीं है और वो अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा है। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी। जब हम कार से लगभग आधा मील दूर थे, वो पूरी तरह से सामान्य लगने लगी। मैं उस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे 4 सालों से कभी भी इस तरह से व्यवहार करते हुए नहीं देखा था और हमने साथ में खुशी के कई पल भी बिताए थे और अपने जीवन के सबसे उदास और तनावपूर्ण समय भी। वो सुपरनैचुरल चीज़ों में मानने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि शायद किसी बुरी शक्ति ने उस पर काबू कर लिया था। लेकिन मैंने इस बात पर कभी विश्वास नहीं किया। मुझे यकीन था कि इसका कोई और कारण रहा होगा। मैंने थोड़ी रिसर्च की और पाया कि उन जंगलों में कुछ पौधे होते हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। मुझे लगा कि हो सकता है वो किसी ऐसे पौधे के संपर्क में आई हो और शायद इसी वजह से वो इतनी वायलेंट हो गई थी। इन पौधों के संपर्क में आने से आप वायलेंट हो सकते हो, आपको फीवर हो सकता है या आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। इससे मुझे यही लगा कि शायद मैं भी इन पौधों के संपर्क में आ गया था, जिससे मुझे भी अजीब अजीब चीज़ें महसूस हो रही थी। मुझे अपने अंदर ताकत की कमी लग रही थी और बेचैनी महसूस हो रही थी। बिना इस सवाल का ठोस जवाब पाए मैंने बस एक सरल समाधान चुना। बस अब कभी उस जगह पर हाइकिंग नहीं करनी। क्या किसी और ने भी कुछ ऐसा अनुभव किया है? अगर हाँ, तो अपने विचार ज़रूर साझा करें। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स सीधे साधे होते हैं। आप एक टॉपिक चुनते हैं, रिसर्च करते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं और शायद इसी प्रक्रिया में कुछ सीखते भी हैं। जब मेरे दोस्त कार्लोस और मैंने एक क्लास के लिए साइन अप किया, तो हमने सोचा था कि ये मज़ेदार होगा, रोज की भागदौड़ से कुछ अलग। हमारा असाइनमेंट बहुत आसान था, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। लेकिन हम दोनों ओवर अचीवर थे, इसलिए हमने कुछ बड़ा करने का फैसला किया। ऐसा कुछ जो हमारे प्रोजेक्ट को बाकी सबसे अलग बनाए और सबसे ज़रूरी, हमें दिलचस्प लगे। हमारे घर के पास एक तथाकथित शापित जंगल था। हमारा मकसद था कि हम उस स्थान हमारा मकसद था कि हम उन स्थानीय कहानियों को गलत साबित करें जो दशकों से लोगों को उस जंगल से दूर रखती आई थी।
जंगल अपनी एक खास तरह की खूबसूरती में लाजवाब था। ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक अजीब सी शांति जो लगभग सभी को सुकून देती थी। लेकिन उस जंगल के बारे में कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थी। मैंने सुना था कि वहां कभी आदिवासी रहते थे और वो जंगल उनके लिए एक पवित्र भूमि थी। आप जानते हैं, वही पुराने किस्से, जैसे हर दूसरी शापित जगह की कहानी। लेकिन फिर वहां भूत, शैतान और काले जादुओं की कहानी आने लगी। मेरी राय में ये सब बस कुछ पुरानी लोक कथाएं और मिथक थे जो लोगों ने जंगल के बारे में फैलाए थे और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा था। ज़्यादातर लोग उस जगह से बचते थे और जो लोग उस जंगल में जाते थे वो आमतौर पर वहाँ से लौटकर नेगेटिव एनर्जी और कुछ ऐसी ही बातों का जिक्र करते थे। अगर अब तक आप समझ नहीं पाए हैं तो मैं बता दूं, मैं किसी भी अलौकिक चीज़ों पर यकीन नहीं करता, ना ही किसी एनर्जी पर, और कार्लोस भी नहीं करता था। हम दोनों ने ये कभी नहीं माना कि वो जंगल शापित था। हमें लगता था ये बस सब अंधविश्वास और कैंप फायर की कहानियां हैं, और इसलिए हमें लगा कि हमारी डॉक्यूमेंट्री के लिए ये परफेक्ट टॉपिक रहेगा। एक मौका उन लोक कथाओं को खोलकर दिखाने का पूरी दुनिया के सामने, या कम से कम हमारी क्लास को ये साबित करने का कि ये जंगल बस और जंगलों की तरह ही है। हमने पहले कुछ घंटे जंगल की खूबसूरती को फिल्माने में बिताए। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं। लंबे लंबे पेड़ों की परछाई बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वो जंगल वाकई में एक खूबसूरत जगह थी। उस इलाके में कुछ गुफाएं भी थीं, लेकिन एक गुफा विशेष रूप से हमारे ध्यान खींच रही थी। वो कुछ ज़्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से रोशनी चट्टानों पर पड़ रही थी वो हमारे फिल्म में डरावने माहौल के लिए एकदम परफेक्ट थी। जैसे ही हम उस गुफा के अंदर अपना कैमरा सेट कर रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। अचानक सूरज बादलों के पीछे चला गया था और ऐसा लगा जैसे प्रकृति की आवाज़ें धीमी पड़ गई थीं। उसी पल कार्लोस अचानक रुक गया और डर भरी आवाज़ में मुझसे पूछने लगा, क्या तुमने कुछ सुना? मैंने कुछ नहीं सुना था, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट ने मुझे भी थोड़ा असहज कर दिया था। हम दोनों उस गुफा की हल्की रोशनी में खड़े रहे, अपने कानों पर जोर देते रहे। फिर मैंने भी सुना एक तरह की आवाज़ जो गुफा के बाहर से आ रही थी। हम दिन भर हवा की आवाज़ें सुनते रहे थे, लेकिन ये निश्चित रूप से हवा की आवाज़ नहीं थी। ये किसी के या किसी चीज़ के गुफा की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आवाज़ थी। जैसे ही वो आवाज़ करीब आ रही थी वो फिर धीरे से दूर हो जाती थी, जैसे वो गुफा के पास आकर वापस चली गई हो। हमने एक दूसरे की ओर बेहद घबराई हुई नज़रों से देखा। हमने अपना दिन इन कहानियों पर हंसते हुए बिताया था, लेकिन उस पल मैं ये मानने से बिल्कुल नहीं कतराया कि मैं भी डर महसूस कर रहा था। मेरे दिमाग में कई संभावनाएं दौड़ने लगी थीं। शायद ये कोई और हाइकर था या कोई जानवर था जो बस वहाँ से गुजर रहा था। लेकिन जितनी देर हम वहाँ खड़े रहे उतनी देर मुझे अपने विचारों पर संदेह हो रहा था। अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए मैंने कार्लोस से कहा, हमें अब पैकअप कर लेना चाहिए क्योंकि हमने काफ़ी फुटेज इकट्ठा कर ली है। उसने भी कोई बहस नहीं की। हमने जल्दी जल्दी अपना कैमरा और अन्य सामान समेट लिए। हम दोनों एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम सामान्य हैं, लेकिन साफ साफ दिख रहा था कि हम दोनों तेजी से सामान समेट रहे थे। जैसे ही हम गुफा से बाहर निकले, जंगल में पहले से ज़्यादा अंधेरा हो गया था क्योंकि सूरज बादलों के पीछे चला गया था। जंगल में अजीब सा डरावना माहौल था और जितना हम अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे ये डर और बढ़ता जा रहा था। हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि हमें फिर से वही आवाज़ आई, इस बार और ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा करीब। हमने रुककर आवाज़ सुनने की कोशिश की और ये आवाज़ पत्तों की सरसराहट से बदलकर साफ साफ कदमों की आवाज़ में बदल गई थी। हमने मुड़कर देखा और तभी हमने देखा दो काले आकार जो पेड़ों के बीच से तेजी से गुजर रहे थे। उनके आकार थोड़े धुंधले लग रहे थे। उन्हें देखकर हम दोनों दौड़ने लगे। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ये बताना नामुमकिन था कि हमारा पीछा कर कौन रहा था
मैं ये मानने से इनकार कर रहा था कि ये कोई अलौकिक शक्ति थी, लेकिन उस पल मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वो है क्या। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और कार्लोस और मैं जंगल में बड़े अजीब तरीके से दौड़ रहे थे। पेड़ों से टकरा रहे थे, जड़ों से गिरने से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दो आकार ऐसे लग रहे थे जैसे पेड़ों के बीच से आसानी से फिसल रहे हों। जितनी तेजी से हम दौड़ रहे थे, उतनी ही तेजी से उनके कदमों की आवाज़ बढ़ रही थी, जैसे वो हमारे सिर पर मंडरा रहे हों। मैंने आखिरी बार पीछे देखने का खतरा उठाया और तब मैंने उन लोगों को स्पष्ट रूप से देखा। वो ना केवल हमारा पीछा कर रहे थे, बल्कि बहुत तेजी से हमारे करीब आ रहे थे। वो इंसानों जैसे आकार के थे, लेकिन उनके भागने का तरीका कुछ अजीब सा था। मैं उनके बारे में कोई सही विवरण नहीं बना पा रहा था, सिवाय इसके कि वो इंसानों जैसे दिख रहे थे। वो पूरी तरह से काले कपड़ों में लिपटे हुए थे और जिस तरह से वो पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जंगल को बहुत अच्छे से जानते थे। कार्लोस ने देखा कि मैं धीरे हो गया था क्योंकि मैं उन लोगों को देख रहा था और उसने मुझे जल्दी करने के लिए चिल्लाया। हम अपनी पूरी ताकत लगाकर कार की ओर भाग रहे थे और जैसे ही हम वहां पहुंचे, लगभग कूदते हुए हम कार में घुस गए। हमने दरवाजे जोर से बंद किए और कार्लोस घबराहट में चाबी ढूंढ रहा था। आखिरकार जब उसने इंजन चालू किया तो मुझे एक राहत की लहर महसूस हुई, लेकिन फिर मेरी नज़र डैशबोर्ड पर पड़ी और वहां एक चेतावनी की लाइट जल रही थी जिसमें लिखा था टायर का प्रेशर कम है। कार्लोस ने पहले तो उसे नज़रअंदाज किया और गाड़ी को गियर में डाला, लेकिन जैसे ही उसने कार चलाने की कोशिश की, गाड़ी झटके से रुक गई। हमारे सभी टायर पंक्चर हो चुके थे। मैंने खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखा तो पाया कि टायर ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने उन्हें काटा हो। इससे पहले कि हम पूरी तरह से समझ पाते कि हो क्या रहा है, मैंने एक हलचल देखी। मेरी नज़रें उठी और वो वहाँ थे। अब वो दो नहीं बल्कि 3 लोग थे। वो पेड़ों से बाहर निकलकर धीरे धीरे हमारी ओर आ रहे थे। मेरा दिल डूबने लगा था क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि ये वही धुंधली आकृतियां हैं जिन्हें पहले मैंने देखा था, लेकिन वो कोई भूतिया परछाइयां नहीं थी, बल्कि असली इंसान थे जो सर से पांव तक काले कपड़ों में लिपटे हुए थे। उनके चेहरे मास्क के पीछे छुपे हुए थे। हमारी कार लॉक थी, लेकिन ये भी हमारी बढ़ती घबराहट को शांत करने के लिए काफ़ी नहीं था। जैसे जैसे वो लोग करीब आते गए, कार्लोस ने पागलों की तरह मदद के लिए फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल बहुत कमज़ोर था और कॉल बार बार कट रही थी। आखिरकार जब कार्लोस ने किसी से संपर्क कर ही लिया तो वो लोकेशन बताते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन फिर से कॉल कट गई। मैं अब उन लोगों को पहले से भी ज़्यादा साफ देख सकता था। उनमें से एक का शरीर पतला था और उसके हाथ छोटे थे, लेकिन उसके हाथ में एक चमचमाती हुई चीज़ थी, लेकिन वो क्या चीज़ थी साफ साफ नहीं दिख रही थी। उस पल मुझे लगा कि काश ये कोई अलौकिक शक्तियाँ होती, ना कि कोई असली इंसान। उनमें से एक ने खिड़की पर जोर से मारना शुरू किया, जबकि दूसरे 2 कार के दरवाजों पर लात मारने लगे और हुड पर भी जोर से चोट करने लगे। उनकी मुट्ठियां बार बार दरवाजों पर आ रही थीं, जिससे पूरी कार हिल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं इस सोच में पड़ गया था कि आखिर इस स्थिति से कैसे निकला जाए। लेकिन ये डरावनी स्थिति हमें पूरी तरह से डरा चुकी थी। उनमें से जो सबसे पतला था, जिसके हाथों में वो चमकदार चीज़ थी, उसने खिड़की पर और जोर से मारना शुरू किया। हर वार के साथ कांच दरकने लगा। मैं उन्हें हंसते हुए सुन सकता था। वो बस इस बात की याद दिला रहा था कि वो स्थिति कितनी भयानक थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कांच टूट जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी इस सारी अफरा तफरी के बीच हमने देखा कि दूर से लाइट्स आ रही थीं। कार के पीछे से सायरन की आवाज़ हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। वो लोग भी एकदम से रुक गए। उनकी हंसी भी थम गई। उन्होंने मुड़कर देखा और वो गाड़ी जैसे पास आ रही थी, मुझे समझ में आया कि वो एक पार्क रेंजर की गाड़ी थी। बिना कुछ कहे वो लोग पेड़ों में वापस भाग गए, उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से वो आए थे। रेंजर हमारी गाड़ी के पास रुका। उसके चेहरे पर चिंता और उलझन का मिश्रण था।
उसने गाड़ी से उतरकर हमारी ओर देखा और पूछा, तुम लोग ठीक हो? हम दोनों ने बस सर हिलाया। बोलने की हालत में नहीं थे। रेंजर हमें अपनी गाड़ी तक ले गया और उसने अपने रेडियो पर बैकअप के लिए कॉल किया। हम अपनी गाड़ी वहीं छोड़ आए और उन जंगलों से दूर होने का एहसास इतना सुकून देने वाला था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर कई पुलिस वाले वहां आए और हमने अपनी गवाही दी। जो कुछ भी वहां हुआ था उसका ब्यौरा दिया। जब हम वहां थे, पुलिस ने उनमें से एक आदमी को पकड़ लिया था। वो एक बड़ा सा आदमी था जिसकी ठुड्डी पर बकरी की तरह दाढ़ी थी और उसके दोनों कानों के पास गुलाब के टैटू बने थे जिनकी डंडियां उसके गालों और गर्दन तक फैली हुई थीं। शायद इस पूरी घटना का सबसे भयानक हिस्सा तब आया जब पुलिस वालों ने उससे पूछताछ के दौरान पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे, और उसने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं कर सकता था और मुझे ऐसा करने का मन था। उसकी आवाज़ में कोई पछतावा या हमदर्दी नहीं थी। वो लगभग इस बात से खुश लग रहा था कि उसने हमें परेशान किया। पुलिस वालों के मुताबिक उन्हें कभी पता नहीं चला कि वो बाकी दो अजीब लोग कौन थे। हमें भी कभी पता नहीं चला कि क्या वो किसी गिरोह का हिस्सा थे या बस सरफिरे लोग थे। और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये जानने की कोई इच्छा भी नहीं है। इस पूरी घटना के बाद कार्लोस और मैंने ये साबित कर दिया कि वो जंगल तो शापित नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वहाँ कोई राक्षस नहीं रहते। ये आखिरी हफ्ता था जब मुझे कॉलेज वापस जाना था और मेरी दोस्त जेस और कैटी ने फैसला किया कि हमें गर्मियों के ख़त्म होने से पहले एक और एडवेंचर की ज़रूरत है। हमने सोचा कि हम जंगल में एक हल्की सी हाइक करेंगे और एक रात कैंपिंग करेंगे, लेकिन कुछ भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। हमें बस इतना करना था कि हमें महसूस हो कि हमने गर्मियों में कुछ किया है, नेटफ्लिक्स देखने के अलावा। तो दिन शुरू हुआ जैसे हमने उम्मीद की थी। हमने अपनी कार में सारा सामान पैक किया, कुछ स्नैक्स लिए और म्यूजिक बजाते हुए खिड़कियां खुली रखकर सड़क पर निकल पड़े। मुझे याद है हमने माइली साइरस का रैकिंग बॉल कम से कम 7 बार सुना था। हमने जिस हाइक को चुना था वो 1 घंटे की दूरी पर थी और ये जैस के बड़े भाई ने हमें बताई थी। उसने कहा था कि ये जगह थोड़ी अलग थलग है, लेकिन खूबसूरत है और वहाँ ज़्यादातर तुम लोग अकेले ही रहोगे। ये हमें परफेक्ट लगा। रास्ते में हमने सोचा कि बिना बियर के ये असली कैंपिंग नहीं लगेगी, तो हमने एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी रोकी और वहाँ से बियर खरीदने का प्लान बनाया। हम में से कोई भी 21 साल का नहीं था, लेकिन कैटी हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस के साथ स्टोर में चली गई। जैस और मैं कार में बैठे हुए बातें करते रहे, लेकिन जब कैटी खाली हाथ और निराश होकर बाहर आई तो हमें समझ आ गया कि बियर मिलने का कोई चांस नहीं था। कैटी ने गुस्से में कहा, उस बेवकूफ आदमी ने मेरी बात को तवज्जो तक नहीं दी। कैटी को ना सुनने की आदत नहीं थी। जैसे ही हम बियर का आइडिया छोड़ने वाले थे, एक आदमी जो अपनी कार में तेल भर रहा था हमारी ओर आया। वो साधारण दिख रहा था। उसकी लंबाई एवरेज थी, हल्की दाढ़ी थी, शायद अपने 30s में होगा। उसने एक साफ सुथरी बैंगनी रंग की शर्ट पहनी थी। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह थी कि वो एक दोस्ताना मुस्कान लिए हुए था, लेकिन जिस तरह से वो हमारे पास तेजी से आया उससे मुझे एक हल्की सी चिंता होने लगी। उसने गहरी और जोरदार आवाज में कहा, हेलो, और फिर जेस की खिड़की के पास झुककर पूछा, अंदर कुछ मुश्किल हुई क्या? कुछ लेने में मदद चाहिए? उसका लहजा सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी नज़रें हम पर कुछ ज़्यादा देर तक टिकी रहीं, जिससे मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। कैटी, जो हमेशा बोल्ड थी, तुरंत बोली, हाँ, क्या तुम हमारे लिए बियर ला सकते हो? हमारे पास पैसे हैं। उसने उसे एक नोट पकड़ा दिया। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, क्या चाहिए? उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे सही नहीं लग रहा था। कैटी उससे बात करती रही
और मैं अपनी असहजता को जैस और कैटी को दिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। वो आदमी पहले ही स्टोर के अंदर जा चुका था। जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में एक बियर का केस था और दूसरे हाथ में बचे हुए पैसे। उसने हमें बियर और पैसे देते हुए कहा, ये लो, और फिर थोड़ा रुक गया, जैसे वो कुछ इंतज़ार कर रहा हो। कैटी ने जल्दी से बियर पकड़ते हुए उसे थैंक यू कहा और एक छोटी सी विदाई की तरह हाथ हिलाया। जैस ने कार स्टार्ट की और हम वहां से निकल गए। जैसे ही हम पार्किंग से बाहर निकले, मैंने पीछे देखा और पाया कि वो आदमी वहीं खड़ा था, हमें देख रहा था। मैंने धीरे से कहा, यह बहुत अजीब था, लेकिन कैटी ने हंसते हुए कहा, अरे रिलैक्स करो, वो सिर्फ अच्छा बन रहा था, पर हमें क्या, हमें तो बियर मिल गई ना। रास्ता शांति से कटा और हम जल्द ही जंगल में पहुंच गए, जहां ऊंचे पेड़ों और चिड़ियों की आवाज ने हमें घेर लिया था। हाइक बहुत सुंदर थी, ठीक वैसे जैसे जैस के भाई ने कहा था। रास्ता पेड़ों के बीच से गुजर रहा था और सूरज की किरणें पत्तों से छन छन कर आ रही थी। हम हंस रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे और सभ्यता से दूर होने की शांति का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि मैंने कुछ सुना है, किसी टहनी के टूटने की आवाज, या पत्तों की सरसराहट, या कहीं दूर से कोई हलचल। लेकिन जब भी मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं होता था। मैंने खुद को समझाया कि ये जंगल की सामान्य आवाजें हैं, लेकिन चाहे मैंने खुद को कितना भी समझाने की कोशिश की, वो अजीब सा एहसास मेरे दिल से नहीं गया। जब तक हमने कैंप लगाया, सूरज डूब चुका था और जंगल में तेजी से अंधेरा छा रहा था। हमने एक छोटी सी आग जलाई, थोड़े से मार्शमैलो भुने और उन बियरों को खोला जिन्हें हम लगभग ला ही नहीं पा रहे थे। जैस और केटी बहुत मज़े कर रहे थे और ऊपर से मैं भी दिखा रही थी कि मैं मज़े कर रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो अंधेरा मुझे डरा रहा था। आग के पास बैठे हुए सबसे पहले जैस ने उन आवाज़ों का जिक्र किया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम लोग ये सुन रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई चल रहा है। कैटी ने तुरंत जवाब दिया, अरे शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी भरोसा नहीं था। हम सब ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई। हमने फिर से आराम करने की कोशिश की। आखिरकार हम टेंट में चले गए और सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद आसानी से नहीं आ रही थी। बाहर की आवाज़ें फिर से शुरू हो गई थी। इस बार आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी के कदमों की आवाज़ें हैं। जब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी, मैंने सोचा कि मैं बाहर जाकर आग को पूरी तरह बुझा दूं। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं बाहर जा रही हूं और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। मैंने धीरे से टेंट की जिप खोली और बाहर कदम रखा। जैसे ही मैंने पानी की बोतल उठाई, मुझे फिर से वो सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार ये सीधे मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और वहाँ वो आदमी खड़ा था जो हमें पेट्रोल पंप पर मिला था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी बैंगनी शर्ट देखकर मुझे पता चल गया कि ये वही आदमी है। मेरे शरीर में खौफ की लहर दौड़ गई और मैं जहां खड़ी थी वहीं की वहीं जम गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस वो वहां खड़ा रहा और मुझे घूरता रहा। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, यहां से चले जाओ, और ये सुनते ही वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और फिर अचानक वो वहां से भाग गया। मैं दौड़ती हुई वापस टेंट में गई और चिल्लाने लगी, हमें अभी जाना होगा। हम तीनों ने जल्दी से अपना सामान समेटा और बिना किसी देरी के उस जंगल से भाग निकले। ट्रेल से वापस आने का रास्ता बहुत डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था और हमारी टॉर्चें मुश्किल से सामने के पेड़ों को रोशन कर पा रही थीं। हर छोटी छोटी आवाज़ हमें और भी ज़्यादा डरा रही थी और हम तेजी से भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। हम आखिरकार कार तक पहुंच गए और अभी भी सुबह होने में काफ़ी वक्त था। हम में से कोई कुछ नहीं बोला,
सब बस अपनी जगह चुपचाप बैठे रहे, सीधे आके देखते रहे। हम सब इस घटना से पूरी तरह से हिल गए थे। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हम सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। थोड़ी देर बाद हमें समझ में आया कि हमें उसी वक्त पुलिस को कॉल करना चाहिए था, लेकिन उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना है। जब हम जैस के घर पहुंचे, हम सभी कार में कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। मैं सोच रही थी, क्या वो आदमी सचमुच हमें फॉलो कर रहा था या महज वो मेरा भ्रम था। मैंने पुलिस को कॉल किया और उन्हें पूरी घटना बताई, पेट्रोल पंप पर मिले उस आदमी के बारे में, किस वक्त हमारा उससे सामना हुआ और क्या क्या हुआ। कैटी को इस बात का डर था कि अगर पुलिस ने बियर का जिक्र किया तो हमें मुसीबत हो सकती है, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर वो आदमी सच में कोई खतरनाक इंसान था तो पुलिस को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अब कई साल बीत चुके हैं, लेकिन हमें कभी पता नहीं चल सका कि उस आदमी का इरादा क्या था। क्या वो सचमुच वही आदमी था जो पेट्रोल पंप पर मिला था, या फिर ये महज हमारी घबराहट का नतीजा था। उस रात के बाद हमने तय किया कि हमारी गर्मियों की एडवेंचर की लिस्ट यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आज भी मैं जब उस रात के बारे में सोचती हूँ, वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है। अंधेरे में खड़ा वो आदमी मुझे घूरते हुए, और मुझे ये सोचकर लगता है कि अगर मैं आग बुझाने बाहर नहीं गई होती तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता।